नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं और रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनकी अक्सर मुझसे एक डिमांड रहती है कि मैं राज्यसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊं। उनकी डिमांड मुझसे इसलिए भी लगातार बनी रहती है क्योंकि 2020 में जो पिछला साल बीता है उसमें राज्यसभा चुनावों को लेकर हमने एक लंबी सीरीज़ चलाई थी और आपको ध्यान होगा कि 30-35 एपिसोड की वो सीरीज़ थी और उसकी मैंने एक अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप सारे वीडियोज उसमें देख सकते हैं और सब वीडियोज़ को बड़े लाखों आपने व्यूज़ दिए थे, खूब पॉपुलर हुई थी और किसी यूट्यूब चैनल पर इस तरह की सीरीज़ नहीं चली थी। और यही वजह है कि बहुत से लोग आज मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं राज्यसभा के बारे में अपडेट्स आपको देता रहूं और मैं देता रहता भी हूं। देखिए, इस साल राज्यसभा के चुनाव इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि ज़्यादातर 2 साल के अंतराल में राज्यसभा के सदस्य रिटायर होते हैं और इसीलिए एक साल ऐसा होता है कि कुछ किसी का निधन हो गया या कुछ एक आध सीट इस्तीफ़ा दे दिया, किसी ने समय से पहले रिक्त हो गई, तो उनके उपचुनाव ज़रूर होते हैं। लेकिन जो कार्यकाल ख़त्म होता है राज्यसभा के सदस्यों का, वो हर 2 साल बाद होता है, मतलब एक साल छोड़कर अल्टरनेट ईयर पर, जैसे 2020 में हुआ और अब 2022 में होगा। 2022 में 71 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है और अगले साल के जितने भी चुनाव होंगे वो मोदी सरकार के लिए बड़े इम्पोर्टेंट रहने जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि 7 साल से सत्ता में होने के बावजूद भी अब तक राज्यसभा में बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई है और 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में उसके 93 सदस्य हैं, जबकि बहुमत हासिल करने के लिए उसके पास 123 का आंकड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि लगातार जितने भी बड़े बड़े मेजर स्टेट्स हैं वहाँ के विधानसभा चुनाव जीते जाएं, जिससे कि राज्यसभा में भी उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पास हो सके, मिल सके। और राज्यसभा में उसे पिछले साल जितने भी महत्वपूर्ण बिल पास करवाए हैं कि जैसे मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड ऑफ मैरिज बिल, जिसे 3 तलाक वाला बिल कहते हैं, और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, कई और जो महत्वपूर्ण इस तरह के बिल आए हैं, कृषि बिल वगैरह है, इन सब पर उसे जो दूसरे दल हैं जैसे कि बीजू जनता दल है, वाईएसआर कांग्रेस है, तेलंगाना राष्ट्र समिति है या और जो छोटे मोटे दल हैं, उन सब के लगभग 1 दर्जन राज्यसभा सांसदों के वोट पर निर्भर रहना पड़ा और इसी वजह से उसे राज्यसभा में दूसरों का मुंह तकना पड़ता है कि हमें अब दूसरों का समर्थन मिले। और कई बार ये डाउट भी बना रहता है कि अगर इस मुद्दे पर किसी ने समर्थन नहीं दिया तो क्या होगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा था, जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाई गई थी और 2 पार्ट में जम्मू कश्मीर को बांटा गया था, तो उस समय बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी कि पता नहीं ये बिल पास हो पाएगा या नहीं। इसलिए अमित शाह ने उस बिल को, आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया कि राज्यसभा में अगर हमने ये पास करा लिया तो लोअर हाउस में तो पास कराना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो अब इस साल बीजेपी को ये उम्मीद थी कि हम पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में बढ़िया सफलता हासिल करेंगे तो उसके बाद हमारी जो राज्यसभा में अपने सदस्य बढ़ाने की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। अब अगर आपके 200, जैसे कि बीजेपी दावा कर रही थी कि हमारे 200 विधायक जीत कर आ जाएंगे, अगर 200 विधायक जीत कर आ जाते तो उसके बाद निश्चित रूप से बीजेपी 10-12 और सदस्य अपने भेजने में सफल रहती और इसका फ़ायदा उसे राज्यसभा में मिल जाता और वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के पास कर जाती। लेकिन अभी उसके पास 30 राज्यसभा सांसदों की कमी है और अगले साल 71 सीटें खाली होने वाली हैं और उसके लिए पूरे साल दर साल बीजेपी इस कोशिश में रहेगी कि उसके अपने सांसदों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। और ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि वो किन किन राज्यों में अगले साल जो चुनाव होंगे उनमें अपनी सरकार बना पाती है या नहीं। जैसे कि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा राज्य है और बीजेपी को सबसे ज़्यादा लोकसभा राज्यसभा सदस्य देता रहा है और 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव पहले हाफ में ही होना है। इसके अलावा पंजाब में, उत्तराखंड में चुनाव होना है, फिर बाद में गोवा में चुनाव होना है और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं।
तो इन सब स्टेट्स के चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से कॉन्शियस है और उसका सबसे बड़ा टारगेट ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हर हाल में जीता जाए। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 300 से अधिक विधायक बीजेपी के थे और 300 से अधिक विधायक अगर आपको मिल जाते हैं तो फिर राज्यसभा में आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। अलबत्ता ये इस पर भी डिपेंड करता है कि किस स्टेट से कितनी सीटें खाली हो रही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 300 विधायक हैं तो वो पंजाब में जाकर वोटिंग नहीं कर सकते। पंजाब में तो पंजाब के विधायक ही वोटिंग करेंगे, वहाँ भी आपको अलग स्तर पर अपने प्रयास करने होंगे। तो यही सारा खेल अगले साल होने जा रहा है और इस खेल को फोकस करने के लिए बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोरोना काल में सारे के सारे आंकड़ों पर, सारी की सारी स्थितियों पर बीजेपी की एक तरह से पोचा सा लग गया है और अब बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि कोरोना काल के बाद जब अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे तो जनता इस चीज़ को किस तरह से देखेगी। और जब अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में तो उस समय कोरोना काल की स्थिति क्या होगी, वैक्सीनेशन कितना हो चुका होगा, जनता के बीच मैसेज क्या होगा। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, बल्कि 1-1.5 महीने से एक मीडिया में एक तरह का एक ऐसा मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना काल को हैंडल करने में विफल रही है और लगातार इस तरह की तस्वीरें मीडिया में छप रही हैं कि देखिए यहाँ पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं, इतनी लाशें शमशान घाटों पर चलाई जा रही हैं, अव्यवस्था है, लोग अस्पतालों में मर रहे हैं। हालांकि हर स्टेट में हुआ है, पिछले साल महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन इस साल सारा फोकस मैं देख रहा हूँ खासतौर से उत्तर प्रदेश पर हो गया है। मीडिया का भी फोकस इसी पे हो गया है। इसकी खास वजह यही है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछली बार 300 से अधिक सीटें जीत कर आई थी बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरप्राइजिंगली चीफ मिनिस्टर बन गए थे, जबकि ये लोकसभा के सांसद थे। अब योगी आदित्यनाथ पर यह दबाव है कि किसी तरीके से यहाँ पर इस 300 से अधिक सीटें लाई जाएं। हालांकि बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो इस तरीके से सोच रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है। मायावती शून्य है, अखिलेश यादव का कैडर कुछ नहीं है, अखिलेश यादव के पार प्रत्याशी भी नहीं है। पिछले दिनों उन्होंने सीटों पर प्रत्याशियों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन बताया जाता है कि 50% से अधिक सीटों पर तो आवेदन ही नहीं आए। तो प्रत्याशी कहाँ से लाएंगे? जब आपके पास प्रत्याशी ही नहीं है तो फिर आप चुनाव कैसे जीत पाएंगे? कांग्रेस बिल्कुल शून्य है, कांग्रेस तो बल्कि माइनस में जा रही है। प्रियंका गांधी प्रदेश की प्रभारी जरूर बनी हुई हैं, वो प्रदेश के मुद्दों पर योगी सरकार को घेरती जरूर रहती हैं, लेकिन उनके पास कहीं भी एक ऐसा सॉलिड ग्राउंड नहीं है जिसके आधार पर वो ये कह सकें कि हम अगले साल के विधानसभा चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसी वजह से प्रियंका गांधी अब ट्विटर वगैरह पर ट्वीट करती रहती हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं जाती आती हैं नहीं। और पिछले दिनों वो लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी घूमी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया नतीजा क्या रहा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ उपचुनाव भी हुए थे पिछले साल, उसमें कुछ नहीं हो पाया। तो अब वो तो एक होपलेस केस है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि अपने आप ही कुछ ऐसा चमत्कारिक हो जाए कि जनता में योगी सरकार के प्रति नफ़रत पैदा हो जाए और वो कांग्रेस के अंदर अपना फ्यूचर ढूंढने लगे तो कुछ संभव है, वरना कांग्रेस के आसार कुछ है नहीं और इसके अलावा कोई पार्टी यहाँ बचती नहीं है। ऐसे में सिर्फ मुझे समीकरण एक ही लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को रोकने का कोई प्रयास हो सकता है तो वो तभी हो सकता है कि जब सारा विपक्ष एक हो जाए। लेकिन सारे विपक्ष ने पिछले लोकसभा चुनाव में एक होकर देख लिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सारे के सारे एक हो गए थे, उसके बावजूद भी कुछ सीटें कुछ सीटों पर ये जीत हासिल नहीं कर पाए। सारा विपक्ष एक होने के बावजूद भी अमेठी जैसी सीट लोकसभा की राहुल गांधी की कांग्रेस ने गंवा दी थी, जबकि वहाँ बसपा ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। 2014 के चुनाव में बसपा का प्रत्याशी 1 लाख से ज़्यादा वोट ले गया था और स्मृति ईरानी हार गई थी वहाँ पर। लेकिन इस बार बसपा का प्रत्याशी भी नहीं था, सपा का प्रत्याशी भी नहीं था, उसके बावजूद भी राहुल गांधी हार गए। चौधरी अजीत सिंह हार गए थे मुजफ्फरनगर से, वहाँ पर उनके सामने डॉक्टर संजीव बालियान थे, दोनों जाट नेता थे। लेकिन चूँकि
रालोद के समर्थन में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, अखिलेश यादव ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, इसके बावजूद भी चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से नहीं जीत पाए थे। उनके बेटे जयंत चौधरी बागपत से हार गए थे। उनके वहाँ भी कोई प्रत्याशी, तीसरा प्रत्याशी मैदान में नहीं था किसी बड़े दल का। इन सब समीकरणों के बावजूद भी विपक्ष सिर्फ एक ही आंकड़े पर रिलाय कर सकता है कि गठबंधन हो। अखिलेश और मायावती साथ जाएंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में मायावती ने जो झटका दे दिया 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, उन्होंने जिस तरीके से साथ छोड़ा था अखिलेश यादव का, उसके बाद अखिलेश यादव अब दोबारा तो अपनी बेइज्जती करवाएंगे नहीं। और ले देकर एक ही समीकरण बन सकता है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव एक बार फिर साथ आ जाएं। अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ हैं, अजीत सिंह की पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव केवल 15-20 सीटों पर है वेस्ट यूपी में। बाकी ईस्ट यूपी में अखिलेश यादव को अपने दम पर ही चुनाव लड़ना होगा। तो ऐसी स्थिति में अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव राज्यसभा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। कुछ सीटें खाली होने वाली हैं। आपको मैं बताऊं कि अप्रैल का जो महीना होगा अगले साल 2022 का, उसमें 18 सीटें राज्यसभा की खाली होंगी और उन पर चुनाव होगा। इसके अलावा जून में 20 सीटें खाली होंगी और जुलाई में सबसे ज़्यादा 33 सीटें खाली होंगी। इस तरीके से 71 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2022 के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को एक अपनी तस्वीर बदलने का मौका मिलेगा। हम इस बारे में भी एक सीरीज चलाएंगे और अभी कुछ अगले साल किन किन राज्यों में क्या स्थिति बीजेपी की हो सकती है और किस तरीके से बहुमत हासिल करने की वो कोशिश कर सकती है, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। मैं कुछ और वीडियो भी अगले कुछ दिनों में बनाऊंगा। आशा है आपको, जैसे कि पिछले साल मेरी सीरीज पसंद आई थी, इस साल भी पसंद आएगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं नमस्कार कर देता हूँ तो आप सब्सक्राइब किए बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि हम रोज़ाना रात 10:30 बजे आज रात का शो के दौरान रोज़ाना मिलते हैं और उस शो में हम दिन भर की खबरों पर चर्चा करते हैं। आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।